नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईपैक रेड मामला, टीएमसी को हाईकोर्ट से झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता में आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के यहां हुई ईडी की तलाशी से जुड़े मामले में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है। टीएमसी ने 8 जनवरी की रेड के दौरान कथित तौर पर ईडी द्वारा जब्त किए गए डेटा की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अदालत में ईडी ने साफ कहा कि तलाशी के दौरान कोई भी दस्तावेज या डिजिटल डेटा जब्त नहीं किया गया और न ही किसी डेटा का बैकअप लिया गया। कोर्ट ने पंचनामा देखकर इसकी पुष्टि की और ईडी के बयान को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि अब याचिका में कुछ भी शेष नहीं बचता। यह मामला कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और सबूत हटाए गए, जबकि ममता ने इन आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ईरान को ट्रंप की धमकी पर रूस की चेतावनी। रूस बोला, दखल मत दो, नतीजे बुरे होंगे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले के विनाशकारी नतीजे होंगे। रूस का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बाद आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी दखल को अस्वीकार्य बताया और जून 2025 जैसी कार्रवाई दोहराने के खिलाफ चेताया। यह चेतावनी ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ घंटों बाद आई जिसमें उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन जारी रखने और मदद रास्ते में है कहा था। उधर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के लोगों के मुख्य हथियारे बताया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका और इसराइल पर हिंसा भड़काने और नागरिक मौतों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। ईरान में 12,000 मौतों का दावा। रिपोर्ट 8 और 9 जनवरी को सबसे ज्यादा कत्लेआम। ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा। इरफान सुल्तानी की फांसी पर दुनिया में हलचल। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी हो सकती है। यह दावा ईरान इंटरनेशनल की एक बड़ी रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हिंसा 8 और 9 जनवरी को हुई, जब पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि यह आकलन सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ सूत्रों, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रपति कार्यालय, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों, नर्सों, चश्मदीदों और पीड़ित परिवारों से मिली जानकारियों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हत्या मानी जा रही है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की तैयारी के बीच ईरान और अमेरिका में तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत कड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार आज यानी 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी देने की योजना बना रही है। इसे खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों में पहली फांसी बताया जा रहा है। ईरान में हालात बेकाबू, 2500 से ज्यादा मौतें। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 2500 से ज्यादा होने के बाद भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और टूरिस्टों को जल्द से जल्द उपलब्ध साधनों और कमर्शियल उड़ानों से देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और हिंसा थमने के संकेत नहीं हैं। प्रदर्शन अब 20वें दिन में पहुंच चुके हैं और देश भर में करीब 280 जगहों पर झड़पें हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से पीछे न हटने की अपील की, जबकि ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर हालात भड़काने का आरोप लगाया है। भारतीयों से कहा गया है कि वे बेहद सावधानी बरतें, प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें, अपने पासपोर्ट और पहचान पत्र तैयार रखें, दूतावास के संपर्क में रहें और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे तुरंत कराएं। दयानिधि मारन के उत्तर बनाम दक्षिण बयान पर बवाल। महिला शिक्षा को लेकर छिड़ी सियासी जंग। बीजेपी बोली, हिंदी भाषी लोगों से माफी मांगे मारन। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और स्थिति को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मारन ने दावा किया कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लड़कियों को पढ़ाई से रोककर सिर्फ घर में काम करने और बच्चों को जन्म देने के लिए कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई और नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मारन ने चेन्नई के कायदे मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर फीमेल में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़की छात्राओं को गर्व होना चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों में लड़कियों से कहा जाता है कि नौकरी मत करो, घर के अंदर रहो और घर का काम करो, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियाँ पढ़ें। बता दें कि यह प्रोग्राम उलगम उंगल कैल योजना के तहत हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 900 छात्राओं को लैपटॉप बांटे। स्टालिन ने बताया कि इसके लिए 2.5 करोड़ दिए गए हैं और इस पूरे साल राज्य में 10 लाख छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे। उन्होंने छात्राओं से इन लैपटॉप का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करने की अपील की। डीएम के सांसद दयानिधि मारन के बयान की बीजेपी ने निंदा की है और हिंदी भाषी लोगों से माफी मांगने को कहा है। द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता तिरुपति नारायण बोले कि मुझे लगता है दयानिधि मारन में कोई कॉमन सेंस नहीं है। मैं उनके बयानों की कड़ी निंदा करता हूं। उन्हें पूरे देश के लोगों से, खासकर हिंदी भाषी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें उन्होंने अनपढ़ और असभ्य बताया है। वहीं दूसरी तरफ डीएम के नेता टीकेएस इलंगोवन ने मारन का बचाव करते हुए कहा कि उत्तर भारत में महिलाओं के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर निर्भर करता है। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां महिलाओं की शिक्षा के लिए अच्छा काम हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में हमने शुरू से महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने उन्हें शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर वोटिंग कल। मामू फैक्टर और महिला उम्मीदवार तय करेंगे मुंबई का भविष्य। मुंबई में 15 जनवरी को करीब 3 साल की देरी के बाद बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 227 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में लगभग 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष हैं। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। बीएमसी की 227 सीटों में से 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। इस आरक्षण के कारण पार्टियां अनिवार्य रूप से इन सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार उतार सकती हैं, जिससे महिला प्रत्याशियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। वहीं चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी और 16 जनवरी को मतगणना होगी। चुनाव में मामू फैक्टर यानी मराठी मुस्लिम वोटों की एकजुटता को गेम चेंजर माना जा रहा है, जिसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन से बल मिला है। मुंबई में मराठी मतदाता करीब 28 से 34% और मुस्लिम 18 से 20% हैं। संभल हिंसा, एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश। एफआईआर के आदेश को पुलिस ने बताया अवैध। संभल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम अदालत ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में एक युवक को गोली लगने के मामले में एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश पीड़ित के पिता यामीन की याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद पारित हुआ, जो कि अब सार्वजनिक हुआ है। याचिका में आरोप है कि यामीन का 24 वर्षीय बेटा आलम रस बेचने निकला था और शाही जामा मस्जिद क्षेत्र पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने उसे गोली मार दी थी, जिसे डर के कारण गुप्त इलाज कराना पड़ा। हिंसा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की थी, जिसमें 4 मुस्लिम युवकों की मौत हुई। उस समय अनुज चौधरी संभल के सीओ थे और अब फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण हैं, जबकि अनुज तोमर चंदौसी कोतवाली के प्रभारी हैं। लेकिन पुलिस के आला अफसरों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने जा रही है। कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद संभल के एसपी के विश्नोई ने कहा कि आदेश अवैध है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो चुकी है। उसकी जांच रिपोर्ट में पुलिस एक्शन को सही माना गया है। सीजेएम कोर्ट के फैसले की अपील ऊपर की अदालत में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए वीजा जांच और सख्त। अब हाई रिस्क कैटेगरी में भारत। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए छात्र वीजा नियम और सख्त कर दिए हैं और भारत को अब सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी असेसमेंट लेवल 3 यानी AL3 में डाल दिया गया है। यह फैसला 8 जनवरी 2026 से लागू हो गया। पहले भारत AL2 में था, अब वह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के साथ इस लिस्ट में है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि भारत से जुड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, साहित्यिक चोरी और डेटा सुरक्षा जैसे इंटीग्रिटी मुद्दों के कारण यह कदम उठाया गया। अब भारतीय छात्रों के वीजा के आवेदनों की कड़ी जांच होगी, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, अंग्रेजी भाषा प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की गहन जांच शामिल है। इससे वीजा मिलने में ज्यादा समय लग सकता है।
2025 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.4 लाख भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन से 1.9 लाख छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। केंद्र ने भगवंत मान की यूके इस्राइल यात्रा की मंजूरी रोकी, राजनीतिक मंजूरी देने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को फरवरी में निवेश आकर्षित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और इस्राइल की यात्रा की राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पार्टी के अनुसार इस प्रतिनिधि मंडल में राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने बिना कोई कारण बताए अनुमति नहीं दी। पंजाब आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा कि विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी जरूरी होती है। भगवंत मान राजनयिक पासपोर्ट पर 1 हफ्ते की यात्रा करने वाले थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले अगस्त 2024 में भी केंद्र ने उन्हें पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का समर्थन करने के लिए जाने की मंजूरी नहीं दी थी। यह दौरा मार्च 2026 में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.